दोस्तों, गायत्री जी का इकलौता बेटा होता है गौतम। गौतम को पढ़ाती लिखाती है और काबिल बनाती है। जब वो लड़का बड़ा हो जाता है, शादी के लायक का हो जाता है, गायत्री जी उसकी शादी भी करवा देती है। लेकिन बीवी के आते ही गौतम बदल जाता है। सिर्फ बीवी के बातों पर ही चलने लगता है। जो भी उसकी बीवी कहती वही उससे सच मान लेता और अपनी माँ की बातों पर वो यकीन नहीं करता। अब एक दिन बीवी के कहने पर गौतम अपनी माँ के पास चला जाता है और माँ को खूब खड़ी खोटी बातें सुनाता है। जब उसकी माँ कुछ कहती है, उसी वक्त गौतम भड़क जाता है और एक थप्पड़ जड़ देता है अपनी माँ को। उस दिन गायत्री जी को बहुत बुरा लगता है। 2-3 दिन तो अपने बेटे बहू के साथ घर में रहती है, लेकिन उसके बाद वो एक किराए के मकान में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि आप जो कर्म करते हैं, कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म आपको लौटकर जरूर मिलता है। तो ऐसा ही कुछ गौतम और उसकी पत्नी नेहा के साथ भी होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक शहर में गायत्री जी अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। 3 लोगों का ही परिवार था। गौतम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन पिता के मरने के बाद अब जो गायत्री जी थी वही गौतम की परवरिश करती है, पढ़ाती लिखाती है। जब गौतम बड़ा हो जाता है, उसको एक अच्छे से कंपनी में जॉब भी मिल जाती है और गायत्री जी बेटे की शादी भी करवाती है। अब जो गौतम था वो अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी उसका नाम नेहा था। देखने में नेहा बेहद खूबसूरत थी। पत्नी के आते ही अब गौतम बहुत खुश रहने लगा था, लेकिन धीरे धीरे करके अपनी माँ से दूर होता चला जा रहा था। धीरे धीरे करके गौतम अपनी पत्नी का इस तरह से गुलाम बन जाता है कि जो भी उसकी पत्नी कहती वो वही मानता। उसकी पत्नी जो भी बातें उसे सिखाती वो वही करता। धीरे धीरे करके वो ना तो माँ के पास बैठता, ना ही माँ की बातों को सुनता। जो भी उसकी पत्नी माँ के खिलाफ कहती, सारी बातें वो सुन लिया करता। इधर जो नेहा थी, ना तो वो सास का ख्याल रखती, ना ही सास के पास बैठती। जो भी सास कहती उसका उल्टा ही जवाब देती। अब एक दिन की बात है कि जो गायत्री जी थी उनको खांसी हुआ था और खांसी की वजह से अब उनको चावल खाना मना था। उनको रोटी ही खाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। अब रात का वक्त था, सर्दी का दिन था। गायत्री जी अपने बहू से कहती है कि बहू देखो, मैं चावल नहीं खा सकती हूँ, तुम चावल खा लो और मुझे रोटी दे दो। यह बात गौतम सुन लेता है। अब गौतम भड़क कर आता है अपनी माँ के पास और कहता है कि माँ, क्या आपको पता नहीं है कि नेहा की भी तबीयत खराब है, उसे भी चावल खाना मना है, इसलिए वो रोटी बनाई है अपने लिए और आप कह रही है कि रोटी मैं खा लूंगी, तुम चावल खा लो। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको अपनी बहू की जरा भी फिक्र नहीं है। तभी गायत्री जी कहती है कि नहीं बेटा, दरअसल ऐसी बात नहीं है, मेरी खांसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अगर मैं चावल खा लूंगी तो फिर दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं रात को सो नहीं पाऊंगी, बस इसीलिए मैं कह रही थी। लेकिन गौतम कहता है कि आप रोटी नहीं खाइए, वैसे भी रोटी खाते वक्त आपको घंटों लग जाते हैं, आप ढंग से खा नहीं पाते हैं। चावल खाइए और चुपचाप जाकर सो जाइए, रोटी नेहा खाएगी। इतना कहकर गौतम चला जाता है। गायत्री जी को उस दिन बहुत बुरा लगता है। अब वो अपने मरे हुए पति को याद करने लगते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे में मेरे पति का एक भी गुण नहीं है। दरअसल जो गायत्री जी के पति थे वो अपनी पत्नी और अपनी माँ का बराबर ख्याल रखते थे। कभी दोनों में इस तरह का भेदभाव नहीं करते थे। उनमें बहुत ज़्यादा संस्कार थे। वो कभी भी अपनी पत्नी और माँ को इस तरह से झगड़ते या फिर भेदभाव करते हुए नहीं देख सकते थे। वही सब बातों को वो याद करने लगती है। वो चुपचाप वहाँ पर दाल पीती है और चली जाती है अपने कमरे में। कमरे में जाकर वो बहुत रोती है, अपने पति को वो बहुत याद करती है। अब धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। 2-3 दिन के बाद वो जाती है नज़दीकी पार्क में घूमने के लिए। उनकी ज़िंदगी में उनकी एक सहेली थी जो घर के बगल की ही थी। बरसों की दोस्ती थी उन दोनों की। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। अब जब गायत्री जी पार्क में बैठी हुई थी
तभी वहाँ पर उनकी सहेली आती है। वो देखती है कि गायत्री जी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो खांस रही है। तो वो कहती है कि अरे तेरी तो तबीयत ख़राब है, क्या तुमने दवा नहीं ली? तभी गायत्री जी कहती है कि नहीं, दवा ख़त्म हो गई है और चावल खाने की वजह से खांसी और बढ़ गई है। तभी वो अपने घर से दवाई लेकर आती है और उसी वक्त गायत्री जी को खिलाती है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। 2 दिन के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। अब धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरता है। गायत्री जी रोजाना उसी पार्क में जाती और वहां पर घूमती। उनकी सहेलियां भी वहां पर आया करती थी, लेकिन जो उनकी खास सहेली थी जिसका नाम था मंजू, वो रोजाना आती और गायत्री जी के साथ बैठकर घंटों घंटों वहां पर बातें किया करती। अब एक दिन की बात है कि पार्क से जब वो अपने घर लौटती है, जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, उनकी बहू उनको ताना देने लगती है और कहती है कि आ गई महारानी घूमकर, घर का तो कामकाज आपको अच्छा लगता नहीं है। घर का आप कामकाज करेंगे तो आपके कमर में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, आपके हाथों में दर्द होगा, लेकिन रोजाना पार्क में घूमने जाने के लिए आपको दर्द नहीं होता है, तब आपका दर्द छू मंतर हो जाता है। अब जो गायत्री जी थी वो अपनी बहू से कहती है कि देखो बहू, अगर तुम्हें मुझसे काम करवाना है तो सीधे मुंह कह दिया करो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन तुम इस तरह से मुझे ताना मत मारा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर यही कहना है ना कि घर का काम करो तो तुम सही से बोल सकती हो ना, मैं घर का काम कर दूंगी। इतना कहकर गायत्री जी अपने कमरे में चली जाती है। अब यह बात नेहा को बहुत बुरा लग जाता है। उस दिन नेहा बहुत गुस्सा रहती है। वो अपने पति के घर आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रात को गौतम घर आता है, नेहा अपने पति के कान भर देती है और कहती है कि आपकी माँ ने मुझे आज बेइज्जत कर दिया। अब गौतम को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी की ही बातों को सुना करता था। उसकी पत्नी जो कहते वो सारी बातों को सच समझ लेता था। गौतम उसी वक्त अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आपने नेहा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, उसको भला बुरा क्यों बोला, आपने उसकी बेइज्जती क्यों की? तब जाकर उसकी माँ कहती है कि वाह बेटा वाह, तुम्हारी पत्नी जो भी बात कहे वो तुम्हें सच लगने लगता है, लेकिन तुम्हारी पत्नी मुझे इतना बेइज्जत करती है, खड़ी खोटी बातें सुनाती है, हमेशा मुझे नीचा दिखाती है, उसका क्या? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, शादी से पहले मेरी हर बात को माना करते थे, मेरे सामने बैठते थे, मेरी इज्जत किया करते थे, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का तुम ख्याल रखते थे, लेकिन बीवी के आते ही तुम इतना कैसे बदल गए? क्या तुम्हें माँ के ऊपर थोड़ी भी दया नहीं है? माँ की सारी प्यार तुम भूल चुके हो क्या? अब जो गौतम था वो कहता है कि देखो माँ, तुम मुझे इतना प्रवचन मत सुना, लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरी बीवी को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो गायत्री जी थी वो कहती है कि क्यों, क्या कर लोगे तुम? ये घर तुम्हारा है क्या? इस तरह से तुम रुआब जमा रहे हो? मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि यही दिन देखने के लिए? अब गौतम को गुस्सा आ जाता है। वो उसी वक्त अपनी माँ को एक थप्पड़ जड़ देता है। गायत्री जी कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उनका बेटा उस पर हाथ उठाएगा। अब गायत्री जी उसी वक्त रोते हुए अपने बेटे से कहती है कि वाह बेटा वाह, आज तुमने मेरी परवरिश को लज्जित कर दिया। जो बेटा अपनी माँ बाप पर हाथ उठाता है वो बेटा जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता है, और ये मेरा तुम पर श्राप है। आज जो कुछ तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, देखना कल को यही चीज़ तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के साथ होगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया और कितनी बड़ी गलती की। गायत्री जी तो चुपचाप हो जाती है, लेकिन उनका बेटा गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अब इसी तरह से 2-3 दिन का वक्त गुजरता है। गायत्री जी लगभग 3 दिन के बाद फिर से पार्क में जाती है शाम को, और एकदम गुमसुम सी बैठी रहती है। तभी उनकी दोस्त आती है वहाँ पर। उनकी जो सहेली होती है वो आती है और पूछती है कि क्या बात है गायत्री, तू इतना उदास क्यों है, तेरी तबीयत तो ठीक है? अब जो गायत्री जी थी वो सारी बातें बताती है और कहती है कि क्या बताऊं, बेटे बहू ने तो जीना हराम कर रखा है। मेरे बेटे ने मुझ पर अब हाथ भी उठा दिया है, कल को ऐसा ना हो कि घर से निकलने को भी कह दें। अब यह बात जब उनकी सहेली सुनती है तो वो कहती है कि तुम इतना चुप क्यों रहती हो, अपने बेटे को जवाब दो, और उसने जो तुम्हें थप्पड़ मारा तुम्हें भी 2 थप्पड़ जड़ देना चाहिए था। वो तुम्हारा बेटा है, तुमने उसे जन्म दिया, तुमने कर्म दिया, उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो तुझ पर हाथ उठाए, तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन गायत्री जी कहती है कि क्या करूं, घर की बातें बाहर बताऊंगी, कोर्ट तक जाऊंगी तो घर की बदनामी होगी, मुझे भी
पता है, पढ़ी लिखी मैं भी हूँ, कानून का सहारा मैं भी ले सकती हूँ, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब उस घर में नहीं रहूँगी, कहीं किराए का मकान ले लूँगी और उसी किराए के मकान में सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन अब बेटे बहू के साथ नहीं रहूँगी। अब जो उनकी सहेली थी वो भी हामी भरती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तू किराए का मकान ले ले और किराए के ही मकान में रहे। अब उसके अगले ही दिन गायत्री जी एक किराए का मकान देख लेती है उसी शहर में, अपना कुछ जरूरी सामान लेती है और चली जाती है। जब उसके बेटे बहू देखते हैं जाते हुए तो फिर ऊपर मन से उसका बेटा पूछता है कि माँ कहाँ जा रही हो। गायत्री जी कहती है कि तुम्हारी बीवी को तुम्हें बहुत दिक्कत होती है ना मेरे रहने से, तो मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अब तुम लोग आराम से यहाँ पर रहो। उनका बेटा मना भी करता है लेकिन वो नहीं मानती है, वो अपना सामान लेती है और किराए के मकान में चली जाती है। ज़्यादा बड़ा तो मकान होता नहीं है, छोटा सा मकान होता है, लेकिन वहाँ पर उनको सुकून महसूस होता है। वो घर उनको अपना घर लगता है, वो वहीं पर रहने लगती है। इसी तरह से और एक हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। वो तो किराए के मकान में आ गई थी, लेकिन आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। एक दिन उनकी सहेली फिर से आती है उनके पास और कहती है गायत्री सारी कहानी उससे कि क्या करूं, आगे कैसे क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जाकर उनकी सहेली बोलती है कि देख, पास के ही स्कूल में तू पढ़ा सकती है, वहाँ पर टीचर की वैकेंसी खाली है, तू तो पढ़ी लिखी है, पहले भी बच्चों को पढ़ाया करती थी, तो तू अच्छा पढ़ा सकती है, वहाँ के प्रिंसिपल से जाकर बात कर। अब गायत्री जी अगले ही दिन चली जाती है, उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है और नौकरी फिक्स हो जाती है। अब वहीं पर वो बच्चों को पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही 1 साल का वक्त गुजर जाता है। 1 साल का वक्त गुजरने के बाद उधर जो नेहा थी वो बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म से दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। यह बात गायत्री जी को भी पता चलता है कि उस घर में बेटे का जन्म हुआ है, उनको पोता हुआ है। गायत्री जी भी बहुत खुश होती है, लेकिन नहीं जाती है वो पोते से मिलने के लिए, क्योंकि बेटे बहू भी नहीं बुलाते हैं। बेटे के जन्म के बाद वो लोग घर में एक छोटा सा पार्टी भी रखते हैं, लेकिन उसमें भी वो लोग अपनी माँ को नहीं बुलाते हैं, इसलिए गायत्री जी भी नहीं जाती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। गौतम का बेटा 5 साल का हो जाता है। 5 साल का होने के बाद उसी स्कूल में बेटे का एडमिशन करवाता है जिस स्कूल में गायत्री जी पढ़ाती थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। गायत्री जी जब भी क्लास में जाती तो अपने पोते के सामने बैठती और उससे अपना इंट्रोडक्शन देती। धीरे धीरे करके उनके पोते को भी पता चल जाता है कि ये मेरी अपनी दादी है। अब वो वक्त कैसे तेजी के साथ गुजरता है पता ही नहीं चलता है। गौतम का जो बेटा था वो अब 10 साल का हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके गौतम के बेटे को पता चल जाता है कि उसकी दादी के साथ क्या क्या हुआ था और वो अलग किराए के मकान में क्यों रह रही है, क्योंकि उसकी दादी ने ही उसे सारी बातें बता दी थी। अब जो गौतम का बेटा था 10 साल का हो चुका था और कोई छोटा बच्चा तो था नहीं, सारी समझ थी उसे। अब वो बदला लेने के लिए एक प्लानिंग करता है। जब भी घर जाता उसकी माँ जो भी बातें बोलती सीधा वो उसका उल्टा किया करता, सिर्फ अपनी माँ को गुस्सा दिलाने के लिए। माँ की एक भी बात को नहीं मानता। माँ जो भी कहती, अगर माँ कहती कि बेटा पढ़ने के लिए बैठो तो वो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बैठता, बल्कि मोबाइल में बिजी रहता, हमेशा अपनी माँ की बातों का उल्टा ही किया करता। एक दिन की बात है कि जो गौतम की पत्नी थी नेहा, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बेटे को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। उस दिन जो नेहा थी अपने बेटे को एक थप्पड़ जड़ देती है, लेकिन जो उसका बेटा था उल्टा अपनी माँ को ही एक थप्पड़ कस के जड़ देता है। उस दिन नेहा को बहुत बुरा लगता है। अपने बेटे को तो सुनाती है और कमरे में चली जाती है गुस्से होकर। अपने पति गौतम के आने का इंतजार करने लगती है। जब गौतम घर आता है तो नेहा सारी बातें बताती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे का हाथ बहुत बढ़ गया है, देखो आज उसने मुझ पर हाथ उठाया, कल को कुछ भी कर सकता है, हमें घर से निकाल भी सकता है। इस बात को सुनने के बाद अब जो गौतम था वो गुस्सा हो जाता है, अपने बेटे के कमरे में जाता है और उसे खूब डांटता है। तब जाकर गौतम का बेटा कहता है कि पापा यही बात आप पर भी लागू होती है।
याद है ना, वर्षों पहले आपने मेरी दादी के साथ भी यही किया था। आपने मेरी दादी के ऊपर हाथ उठाया सिर्फ आपने अपनी पत्नी की बातों में आकर। मेरी दादी इसी वजह से इस घर को छोड़कर चली गई। आप कैसे बेटे थे? जिस माँ ने आपको पढ़ाया लिखाया, जन्म दिया, कर्म दिया, आपने उसी माँ के ऊपर हाथ कैसे उठाया? जब 10 साल का बच्चा इस तरह की बातें कहता है तो गौतम का सर नीचे झुक जाता है। वो शर्मिंदगी से अपने बेटे से नजरें नहीं मिला पाता है। तब जाकर दोनों पति पत्नी को एहसास होता है कि उन दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है। और उस दिन गौतम की माँ गौतम से कह चुकी थी कि देखना बेटा, जो बेटा अपनी माँ पर हाथ उठाता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता है और कर्म लौट कर जरूर आता है। तो वही कर्म आज लौट कर आया और नेहा को इस तरह का दिन दिखाया। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके अगले ही दिन गौतम अपनी पत्नी नेहा और अपने बेटे के साथ अपनी माँ के घर जाता है, किराए के मकान पर जहाँ वो रहती थी। जाकर माफ़ी मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। दोनों पति पत्नी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ घर चलिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपके साथ ऐसा सलूक किया। हमें अपनी गलती का पछतावा है, हमें माफ़ कर दीजिए। उस दिन गायत्री जी अपने बेटे और बहू को माफ़ कर देती है और अपने पोते बेटे बहू के साथ फिर से अपने घर लौट जाती है। पोते की वजह से गायत्री जी को फिर से अपने ही घर में वो सम्मान मिलता है और पूरे परिवार एक साथ फिर से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।